हैं, एरे इनपुट्स हो गया, प्रीफिक्स सम हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ग्राफ्स, वो सब इसमें हो जाता है। तो चलो इसका थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। सबसे पहले वेक्टर को हम इनिशियलाइज ऐसे करते हैं, सिर्फ वेक्टर इंट वी, ठीक है। अगर हम एक इंटीजर वेक्टर को कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वेक्टर वी हैज बीन इनिशियलाइज विच इज लाइक दिस, जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है। इसको हम अगर प्रिंट करें, ये सीवी मेरा एक मैक्रो है, वो प्रिंट करने के लिए होता है। तो हाँ, सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, इट इज एन एम्प्टी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमें हमेशा एम्प्टी वेक्टर तो प्रिंट नहीं करना होता, हम साइज के साथ भी कर सकते हैं। लाइक हमें एक्स एलिमेंट्स चाहिए कुछ, है ना, तो उस साइज के साथ भी हम वेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे जैसे वेक्टर इंट वी 5 है, दैट मीन्स ये एक एम्प्टी वेक्टर, एक वेक्टर इनिशियलाइज करेगा विच हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है, विच आर ऑल इनिशियलाइज टू 0, ठीक है। तो अगर मैं इसी को ही प्रिंट कर दूं इस वेक्टर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एम्प्टी, एक वेक्टर इनिशियलाइज हुआ 5 एलिमेंट्स का, जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 0 एलिमेंट से ही शुरू करें, मे बी वी वांट कि भाई क्या कहते हैं, वेक्टर में शुरुआत में ही सारे एलिमेंट्स 10 या कोई रैंडम वैल्यू के बराबर हो, तो मैं उसमें ये सिंटैक्स यूज कर सकता हूँ, वेक्टर विद साइज एंड इनिशियल वैल्यू, कि इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है, दिस मीन्स कि इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे वेक्टर के अंदर, एंड जो सेकंड पैरामीटर है, दिस विल बी द इनिशियलाइजेशन वैल्यू, ठीक है। तो इस लाइन का जो मतलब है वो हो जाएगा कि दिस इज अ वेक्टर वी जिसपे 5 एलिमेंट्स है, विच आर ऑल इक्वल्स टू 10। तो अब अगर इसको भी हम प्रिंट करके देख लें, इट बिकम्स लाइक दिस, है ना, कि पांचों के पांचों एलिमेंट्स के वैल्यू जो है वो 10 के बराबर इनिशियलाइज हो गई। ऑलराइट, सो एंड फाइनली वेक्टर्स को भी हम स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस में जैसे कॉपी कर सकते हैं। लाइक हमने वेक्टर इंट ए इनिशियलाइज करा विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये है फॉर अ सेकेंड, तो हम एक और बी को डायरेक्ट ए के बराबर रख सकते हैं, है ना, सो दैट ए बी की भी वैल्यू ए के बराबर ही हो जाएगी, राइट। एंड ये काइंड ऑफ लाइक आपने शैलो कॉपी डीप कॉपी पढ़ रखा होगा, ये डीप कॉपी जैसा होता है कि ये दोनों फिर कंप्लीटली सेपरेट से हैं, एंड दोनों का एक दूसरे से फिर और नाता नहीं है। तो लाइक अगर मैं सी बी प्रिंट करूंगा एंड सी ए प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है, ए भी वही है, बोथ आर द सेम वैल्यूज। एंड अगर मैं बी पे अब कोई चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने मान लो बी 0 = 10 कर दिया, एंड फिर मैंने सी बी करा एंड सी ए करा, तो फिर सिर्फ बी की ही वैल्यू पे चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू पे फिर और कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो जैसे कि आपने पाइथन में शायद पढ़ रखा होगा शैलो कॉपी, ये शैलो कॉपी नहीं है, ये डीप कॉपी है ना। सो इतना ही मेजर सिंटैक्स है, बाकी सारे फंक्शंस हम ऑपरेशंस कर सकते हैं वेक्टर्स पे, ये सारे, है ना, कि वेक्टर्स पे पुश बैक होता है, पॉप बैक होता है। अब इन सारे ऑपरेशंस को एक एक करके पढ़ते हैं कि ये क्या है एंड ऑल। हाँ, यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले वेक्टर्स को इनिशियलाइज करा, जो मैंने पहले इनिशियलाइजेशन दिखाया था, सिंपल मैंने एक एम्प्टी वेक्टर इनिशियलाइज करा, दिस मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है वो होगा, ये एक एम्प्टी वेक्टर होगा, राइट, जैसे पहले मैंने दिखाया था। फिर अब जो है, मैं इस वेक्टर्स में पुशबैक ऑपरेशन कर रहा हूँ। नाउ व्हाट डज पुशबैक ऑपरेशन मीन? पुशबैक ऑपरेशन मतलब वेक्टर के एंड में मैं ये एलिमेंट डाल दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने v डॉट पुशबैक 10 करा, दैट विल मीन कि वेक्टर के एंड में ये 10 वैल्यू अपेंड हो गई। फिर v डॉट पुशबैक 20 करा, तो वेक्टर जो है वो मेरा 10 तो था ही पहले, तो उसके पीछे 20 वैल्यू जो है वो अपेंड हो गई, तो वेक्टर जो है वो मेरा 10 20 बन गया। फिर 30 करा, 10 20 30, इसी तरीके से ये हो रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ।
तो देखो सबसे पहले वेक्टर एम्प्टी था, फिर आफ्टर डूइंग पुशबैक 10 एंड 20 वेक्टर की वैल्यू 10, 20 ये हो गया, एंड देन आफ्टर पुश बैक 30, 40 करने के बाद वेक्टर की वैल्यू ऐसे सी हो गई। गुड इनफ। सो अब नेक्स्ट ऑपरेशन होता है, नेक्स्ट ऑपरेशन है पॉप बैक। अब इसमें वैसे वेक्टर की एक और चीज आप देख सकते हो कि वेक्टर का डायनेमिक नेचर जो है ना, कि इसका कोई साइज फिक्स्ड नहीं है। पहले ये 0 साइज का था इस केस में, फिर ये 2 साइज, फिर ये 1 साइज का हो गया, फिर ये 2 साइज का हो गया, फिर 3 साइज का, 4 साइज का, एंड ये सारे ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 ही है। सो हम वेक्टर्स की जिस तरीके से चाहे हम उसे रिसाइज कर सकते हैं, एंड कुछ उसमें कम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं जा रही। फिर हम पॉप बैक ऑपरेशन करते हैं। पॉप बैक है कि हम वेक्टर के एंड से एक एलिमेंट हटा देंगे। सो यहाँ पे मेरा जो वेक्टर है वो 10, 20, 30, 40 था। आफ्टर डूइंग पॉप बैक मेरा एक एलिमेंट हट जाएगा वेक्टर के एंड में से। दैट मीन्स मेरा इरेज हो जाएगा 40 जो एलिमेंट है वो मेरा हट जाएगा, एंड द वेक्टर विल बी 10, 20, 30, है ना, 40 एलिमेंट हट गया। तो पॉप बैक उतना ही है, इसका भी कम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। तो ये दोनों पुश बैक हो गया एंड पॉप बैक हो गया, ये दोनों कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हैं। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हम देखें तो एक्सेस का है, एक्सेस भी कांस्टेंट टाइम है। वी से हम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम V2 बोलेंगे, V2 एक्सेस, तो ये मेरा 0, 1, 2 सेकेंड एलिमेंट ऑफ द वेक्टर दैट इज 30 को एक्सेस करेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूं तो अब देख सकते हो 30 मेरा एक्सेस हो रहा है V2 से, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 है। फिर वी डॉट साइज इसमें आता है। वी डॉट साइज मतलब ये मेरा वेक्टर का करंट साइज रिटर्न कर देगा। डाउट है किसी को? नो नो तनिष्क, पॉप बैक जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है, नहीं, पॉप बैक जो है वो बस एग्जैक्टली लास्ट एलिमेंट को मेरा रिमूव करेगा। लाइक यहाँ पे आप देखो, बिफोर डूइंग पॉप बैक एलिमेंट जो वेक्टर था मेरा वो था 10, 20, 30, 40। तो इसमें मेरा जो लास्ट एलिमेंट है ना, सी आउट वी डॉट बैक से मैं वेक्टर का लास्ट एलिमेंट प्रिंट कर सकता हूँ जो भी लास्ट है, तो वो 40 है ना। तो पॉप बैक में करूंगा तो मेरा यही 40 जो है वो रिमूव होगा वेक्टर से। तो ये जो आफ्टर डूइंग पॉप बैक जो है वो मेरा 40 ही रिमूव हो रहा है, और कोई रैंडमली एलिमेंट रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हो गया वो। एंड पुशबैक कैन बी ऑर्डर ऑफ एन टू नो, नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है। लाइक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स अगर मैं ले रहा हूँ तो पुशबैक जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 ही होगा, इट इज नॉट ऑर्डर ऑफ एन। बट अगर वेक्टर्स का हम आगे थोड़ा देखेंगे कि वेक्टर्स जो है इट इज नॉट नेसेसरी वेक्टर ऑफ इंटीजर ही हो, मेरा वेक्टर ऑफ इंट भी हो सकता है ना। तो इस तरीके के एलिमेंट्स में जो मैं वेक्टर पुशबैक कर रहा हूँ, जितने एलिमेंट्स उसमें हैं उतनी कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। लाइक वीवी डॉट पुशबैक अगर मैं कोई वेक्टर कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा टिल सम एन एलिमेंट्स है उस वेक्टर के अंदर, है ना, इसके अंदर, तो वो ऑर्डर ऑफ एन होगा वो पुशबैक। लेकिन इन एज अ रूल ऑफ थम इन यू कैन से कि ये मेजरली ऑर्डर ऑफ 1 ही होता है इस केस में, वेक्टर ऑफ इंट के केस में। ऑलराइट, ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट है हम इंसर्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे। इंसर्ट ऑपरेशन वी डॉट साइज तो पढ़ लिया, वी डॉट क्लियर ये देखते हैं। इंसर्ट एंड इरेज ये दोनों जो है वेक्टर में ऑर्डर ऑफ एन है, दैट इज लीनियर टाइम ऑपरेशंस है। ठीक है, एंड इसमें हमारा काम आता है कि हमने जो कंटिगुअस मेमोरी पढ़ा था वेक्टर्स में, तो वेक्टर्स में हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो हम पहले उस एलिमेंट आई के जो बाद के एलिमेंट्स हैं उनको एक एक आगे डालेंगे, एंड देन वो जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी उसमें हम करेंगे। लाइक मैं फॉर रेफरेंस आपको दिखा देता हूँ।
लेट से मेरा मेमोरी लोकेशन 1 पर एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये मेमोरी लोकेशन 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है एंड 5 पे 5 है। अब मुझे बोलना है कि 2 एंड 3 के बीच में कोई एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है। लेट से मुझे 6 इंसर्ट करना है 2 एंड 3 के बीच में। तो जनरली प्रोसेस ये होता है, 1 2 तो मेरा रहा ही, मैंने ये वाली स्पेस को काइंड ऑफ खाली सा कर दिया एंड जो 3 है उससे आगे के जो एलिमेंट्स मैं आगे कॉपी कर दूंगा एंड देन मैं उस 6 को यहाँ पे जाकर इंसर्ट कर दूंगा। तो दिस विल बी एन ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेशन, ठीक है, इंसर्ट का। इसका जो सिंटैक्स है दैट इज लाइक वी डॉट इंसर्ट। तो इसमें मैं बोल सबसे पहले एक आइट्रेटर दूंगा विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पोजीशन वेयर आई वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट, ठीक है, एंड देन मैं वैल्यू दूंगा। आइट्रेटर अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि मुझे सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, मेरे पास 10 20 30 है वेक्टर एरे, मुझे उसकी सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है। दैट मीन्स मुझे एरे को ऐसा सा बनाना है। तो मैं बोलूंगा वी डॉट बिगिन +2, ठीक है, बिकॉज मुझे सेकंड पोजीशन पे करना है। तो दिस विल गिव मी एन आइट्रेटर पॉइंटिंग टू द सेकंड पोजीशन, दैट इज आइट्रेटर विच इज पॉइंटिंग टू 30। फिर मैं उसमें बोलूंगा कि मुझे क्या वैल्यू डालनी है, वो डाल दूंगा मैं। तो ये हो गया मेरा इंसर्ट का सिंटैक्स। इसके बाद जो वेक्टर मेरा आएगा वो मेरा कुछ ऐसा सा आ जाएगा कि सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू मैंने दी थी वो इंसर्ट हो गई एंड देन जो उसके बाद की जो वैल्यू थी सेकंड पोजीशन के बाद की वो उसके बाद आ गई, है ना। अब ऐसे ही मैं एक और बारी भी कुछ इंसर्ट कर सकता हूँ। लाइक लेट से सेकंड पोजीशन को छोड़ के मुझे फर्स्ट पोजीशन पे, 0th पोजीशन पे, दैट इज 10 की जगह मुझे कुछ इंसर्ट करना है। 10 की जगह मान लो मुझे 100 इंसर्ट करना है। तो इट विल बी लाइक दिस, इंसर्ट हुआ वो, तो वो आ जाएगा 100 10 20 5 30। दैट इज इसके बस 100 से 0th पोजीशन पे ये इंसर्ट हो गया एंड देन बाकी सारे एक एक पीछे आ गए, ठीक है। अब जो है इरेज ऑपरेशन देखते हैं। इरेज ऑपरेशन क्या करेगा, मैं जिस भी इंडेक्स का आइट्रेटर दूंगा ये उसको जाके इरेज कर देगा। लाइक मुझे मेरे पास एरे ये है अभी, मेरे पास जो है राइट नाउ एरे ये है 10 20 5 30। लेट से मुझे 20 एलिमेंट को रिमूव करना है। तो इसका इस आई विल गिव द फंक्शन एन आइट्रेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट। मैं 20 की तरफ पॉइंट करने वाला ना एक आइट्रेटर दे दूंगा। तो 20 की पोजीशन क्या है, 1 पोजीशन पर है ये, है ना। तो इसका आइट्रेटर क्या होगा, वी डॉट बिगिन +1 होगा। वी डॉट बिगिन जो है वो एक स्टार्टिंग का एलिमेंट है एंड देन उसमें मैं +1 डाल दे रहा हूँ। तो दिस विल गिव मी एन आइट्रेटर, रिटर्न मी एन आइट्रेटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स 20। तो अब वी डॉट इरेज के अंदर मैं ये आइट्रेटर डालूंगा अगर, ठीक है, तो फिर वो देखेगा कि यार इसने मुझे फर्स्ट एलिमेंट के 20 की तरफ पॉइंट करने वाला एक आइट्रेटर दिया है, तो मैं 20 को जाके इरेज कर देता हूँ। तो 20 को इरेज कर दिया। तो 20 को इरेज करने के बाद जो मेरा वी बचेगा दैट विल बी लाइक 10 5 एंड 30, है ना। 20 मेरा इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मैंने अगर राइट आफ्टर इरेजिंग इट मैंने प्रिंट करा इसको, तो 20 मेरा हट जा रहा है बिकॉज मैंने वी डॉट बिगिन +1 दिया था आइट्रेटर के अंदर, जो मतलब इरेज के अंदर जो इनपुट है, एंड बाकी सारा मेरा एज इट इज रह रहा है। इसका भी इन दोनों ऑपरेशंस का जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज लीनियर टाइम ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों ऑपरेशंस का, ठीक है। अब फाइनली वी डॉट क्लियर। वी डॉट क्लियर का मतलब होता है कि मैं वेक्टर को खाली कर दे रहा हूँ, है ना। जो नाम जैसा बोल सजेस्ट कर रहा है, क्लियर नेम है इसका ना, तो वो हमें बोल रहा है कि वेक्टर को ही खाली कर दो। सो वी डॉट क्लियर मतलब लीनियर टाइम ऑपरेशन है जो वेक्टर को पूरा खाली कर देगा एंड बिल्कुल स्टार्टिंग के जो स्टेट में था हमारा, हमने जैसा इनिशियलाइज किया था ऐसा सा इसमें ले आएगा। तो वी डॉट क्लियर करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा वेक्टर जो है वो पूरा एम्प्टी हो गया, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस?
ओके, आई थिंक क्लियर है। अब वेक्टर यूजेस जो है, मैंने जैसे पहले बोला था, इनपुट एरेज, एडजेसेंसी लिस्ट्स इन ग्राफ्स, प्रीफिक्स सम्स, डीपी टेबल्स एंड सो मच मोर, है ना। ये हम बाद की क्लासेस में वेक्टर्स को एज अ फाउंडेशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैक पे। स्टैक जो है वो है एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, आप लोगों ने देख रखा होगा, आपकी बुक्स रखी हुई होंगी टेबल पे, है ना। तो उसमें आप कोई भी नई बुक डालते हो, सबसे ऊपर डाल देते हो उस बुक वाली स्टैक के, है ना। एंड फिर कोई बुक निकालनी होती है आपको, तो वहीं ऊपर से निकालते जाते हो। तो स्टैक भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमें कुछ भी उसमें, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, एंड इट इज लाइक अ नॉर्मल स्टैक कि हम पुश करते हैं तो वो बिल्कुल टॉप पे आता है। जैसे कि हमने वन पुश करा तो वो टॉप ऑफ द स्टैक इंसर्ट हो गया, कि हमने वन पुश करा वन आ गया, फिर टू पुश करा टू आ गया टॉप ऑफ द स्टैक में, फिर थ्री पुश करा थ्री आ गया टॉप ऑफ द स्टैक में, है ना। एंड फिर हम कुछ रिमूव करते हैं, दैट इज पॉप करते हैं, है ना, कुछ पॉप करते हैं, तो वो भी टॉप ऑफ द स्टैक से रिमूव होता है। तो हमने एक बारी पॉप करा तो वो थ्री पॉप हुआ, एक और बारी पॉप करेंगे तो टू पॉप होगा, एक और बारी पॉप करेंगे तो वन पॉप होगा, इस तरीके से। एंड एक टॉप ऑपरेशन होता है इसमें, जो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा होता है। तो इसमें बस उतना ही है। यहाँ पे मैंने ऑपरेशंस लिख रखे हैं अलॉन्ग विद देयर कम्प्लेक्सिटीज। तो कम्प्लेक्सिटी तो सारी की सारी कांस्टेंट टाइम ही है। एंड क्या कहते हैं, पुश मतलब वो टॉप ऑफ द स्टैक इंसर्ट कर रहा है, पॉप मतलब वो टॉप से एक एलिमेंट हटा रहा है, टॉप जो है वो मतलब टॉप को एक्सेस दे रहा है, दैट मीन्स जो टॉप पे कौन सा एलिमेंट है हम वो व्यू कर सकते हैं फिर वो देख के। एम्प्टी जो है वो बोल रहा है कि यार मेरा स्टैक खाली है कि भरा है, मतलब कुछ स्टैक में एलिमेंट्स है भी, है ना। एंड फिर साइज जो है वो साइज ऑफ द स्टैक देगा कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसका थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक को। फिर एक दो क्वेश्चंस भी इस पे देख लेंगे। सो देखो, इसको एक स्टैक ऑफ इंटीजर्स को इनिशियलाइज करने का जो बेसिक हमारा वो सिंटैक्स होता है वो ऐसा सा होता है, स्टैक इन टेस्टी, है ना। स्टैक जो है हम बहुत सारे टाइप्स के बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर स्टैक लिया है बिकॉज इट इज द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड। बट स्टैक के अंदर भी हम वेक्टर डाल सकते हैं। स्टैक के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, वेक्टर हो गया, हम पेयर्स डाल सकते हैं, हम कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। स्टैक के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ लेट्स कंसिडर अ स्टैक ऑफ इंटीजर्स बिकॉज इट इज द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारे फिर ऑपरेशंस देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले होता है इसमें एम्प्टी ऑपरेशन, राइट। तो हम चेक करते हैं कि ये स्टैक तो अभी इनिशियलाइज हुआ है, इसमें कुछ हमने डाला नहीं है। तो एस टी डॉट एम टी क्या रिटर्न करता है ये देखते हैं। सो आप देख रहे हो एस टी डॉट एम टी वन रिटर्न कर रहा है। तो एस टी डॉट एम टी जो है वो एक्चुअली एक बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है, विच इज लाइक, अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है तो इट विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू ट्रू, जो हम प्रिंट करेंगे तो वो वन की तरह दिखेगा। अगर स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं है तो इट विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू फॉल्स, जो हमारा जीरो की तरह दिखेगा। वो यहाँ पे आगे हम देख भी लेंगे। तो अब हमने पुश ऑपरेशन देखना है, पुश ऑपरेशन स्टैक में कैसे हो रहा है। तो ये देखो, सी एस टी, राइट। तो इसमें देख लो, यहाँ पे सबसे पहले मेरा स्टैक एम्प्टी था। आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि एस टी डॉट एम टी जो है वो तो खाली है ना। स्टैक मेरा एम्प्टी था। फिर मैंने एस टी डॉट पुश टेन करा तो टॉप ऑफ द स्टैक में टेन इंसर्ट हो गया, राइट। फिर मैंने एस टी डॉट पुश ट्वेंटी करा तो टॉप ऑफ द स्टैक में ट्वेंटी इंसर्ट हो गया, तो स्टैक जो है वो मेरा ट्वेंटी टेन बन गया इस तरीके से।
फिर मैंने टॉप ऑफ द स्टैक में 30 इंसर्ट करा, ht डॉट पुश 30 करा, दैट मीन्स मेरा स्टैक जो है वो 30 20 10 बन गया। दैट मीन्स सबसे ऊपर जो है स्टैक में 30 है, देन 20 है, देन 10 है। यहाँ पे 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है। ठीक है, तो ये हर एक ऑपरेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो है ऑर्डर ऑफ 1। अब इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि लेट्स एक्सप्लोर एच टी डॉट टॉप ऑपरेशन। राइट, टॉप ऑपरेशन मतलब ये हमें टॉप ऑफ द स्टैक बस प्रिंट करेगा, है ना, रिटर्न करेगा टॉप ऑफ द स्टैक। सो हमारा स्टैक अगर 30 20 10 था, तो टॉप पे तो 30 है, राइट, तो वो हमें 30 रिटर्न कर देगा। तो सिंस हमने सबसे टॉप पे 30 था, तो एच टी डॉट टॉप जो है वो मुझे 30 रिटर्न कर देगा। गुड। एंड फिर एच टी डॉट पॉप जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप करेगा। तो हम देखते हैं, अगर मैंने एक बार ही एच टी डॉट पॉप करा तो फिर स्टैक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप देख रहे हो पहले स्टैक 30 20 10 था, पर हमने पॉप करा अगर उसको, तो टॉप में से एक एलिमेंट, मेरा जो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट था 30 था, वो रिमूव हो जाएगा। एंड मेरा जो अरे है, जो मेरा स्टैक है वो 20 10 हो जाएगा। राइट, एंड जो अगर मैं एच टी डॉट टॉप उसके बाद आफ्टर पॉपिंग मैं करूं एच टी डॉट टॉप, तो वो मुझे 20 रिटर्न करेगा। अंडरस्टूड। एंड यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा था कि एच टी डॉट एम टी रिटर्न्स फॉल्स व्हेन द स्टैक इज नॉट एम्प्टी। राइट, सो यहाँ पे आप देखो अभी मेरे स्टैक में 20 10 तो है ही, तो वो मेरा जीरो रिटर्न कर रहा है, एच टी डॉट एम टी मेरा जीरो रिटर्न कर रहा है। एंड फाइनली एच टी डॉट साइज, स्टैक का डॉट साइज ऑपरेशन हम कर सकते हैं विच विल रिटर्न द साइज ऑफ द स्टैक। तो स्टैक सिंस मेरा 20 10 है, तो वो मुझे 2 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मेजर स्टैक के बारे में जो मतलब कंसेप्ट है वो तो उतना ही था। और कुछ डाउट हो उसमें तो बताओ। हाउ टू इटरेट थ्रू स्टैक। भाई देखो, आप स्टैक के थ्रू ना इटरेट नहीं कर सकते एक्चुअली, कि सिंस स्टैक का एट अ टाइम यू कैन ओनली एक्सेस द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, है ना, तो आप स्टैक के थ्रू इटरेट नहीं कर सकते। तो आप क्या है उसके लिए एक हैक सा काइंड ऑफ डिजाइन कर सकते हो, कि मेरे पास मान लो एक स्टैक है, स्टैक इन टेस्ट, ठीक है, एस डॉट पुश मैंने कर दिया 10, ये मेरा स्टैक बन गया फॉर नाउ, है ना। तो अब इससे इटरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और स्टैक डिजाइन कर लो। राइट, एंड देन वाइल, फिर इस स्टैक को खाली कर दो, एंड इस स्टैक के जो एलिमेंट्स हैं ये एस डैश जो दूसरा स्टैक है उसमें पुश कर दो। तो वाइल नॉट एस डॉट एम टी, दैट मीन्स जब तक जो स्टैक जो है वो मेरा खाली नहीं हुआ, तब तक मैं ये वाइल लूप चला रहा हूँ। ठीक है, मैं करूंगा एस डैश डॉट पुश एस डॉट टॉप, फिर डू सम ऑपरेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक जो आपको करना है, जैसे अगर आप इटरेट कर रहे हो तो एस डॉट टॉप ही आपको प्रिंट करना होगा, राइट, एंड देन एस डॉट पॉप। ठीक है, तो इससे आपका जो है ये स्टैक जो था आपका एस, वो प्रिंट तो हो जाएगा, आपका इटरेट तो हो जाएगा। ठीक है, फिर उस स्टैक को रिस्टोर करने के लिए आप वापस जो दूसरा स्टैक है उसको खाली करोगे। तो उसको खाली करने के लिए बिल्कुल जैसे हमने पहले प्रोसेस लगाया था, वो करोगे, दैट इज एस डैश डॉट टॉप को हमने एस के अंदर पुश करा, एंड देन एस डैश डॉट पॉप कर दिया।
तो अभी तो देखो स्टैक मेरा खाली हो गया होगा, बट आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस मेरा जो स्टैक है वो वापस पुराने स्टेट में रिस्टोर हो जाएगा। जैसे हम वेक्टर से नॉर्मल इंटीजर वीआई के तरीके से एक्सेस कर देते थे, इटरेट कर देते थे, स्टैक में वैसा पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, जैसे स्टैक में वेक्टर स्टोर है वैसे ही वेक्टर में स्टैक स्टोर कर सकते हैं। यश, देखो वैसे अद्वैक आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके, हाँ। तो जैसे स्टैक में वेक्टर स्टोर करते हैं वैसे ही हम देखो, एक्चुअली स्टैक का जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है ना सी प्लस प्लस में, वो वेक्टर से ही है। सो या हम वेक्टर में डेफिनेटली स्टैक स्टोर कर सकते हैं। एंड आपको काफी बारी लगेगा कि स्टैक क्यों ही यूज करना है, वेक्टर ही यूज कर लेता हूँ। क्योंकि जो अगर आप देखोगे, स्टैक इज बेसिकली अ वेक्टर ओनली। जो हम स्टैक में स्टैक डॉट पुश था हमारा ऑपरेशन, राइट। इसको हम कोई वेक्टर वी मान ले तो वेक्टर डॉट पुश बैक एक्स की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। एंड स्टैक डॉट टॉप था जो ऑपरेशन, उसको हम वेक्टर के लास्ट एलिमेंट जो है उसकी तरह देख सकते हैं, तो वी डॉट बैक की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। एंड स्टैक डॉट पॉप जो था ऑपरेशन, उसको मैं वी डॉट पॉप बैक की तरह इंटरप्रेट कर सकता हूँ। तो या हम वेक्टर में स्टैक डेफिनेटली स्टोर कर सकते हैं, बट अगर ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर बन रखा है तो उसको यूज करना काफी बारी कन्वीनियंट होता है फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सो यश आपका डाउट क्लियर होगा, राइट, गुड। नाउ भैया, व्हाट्स एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इटरेटिंग? यार देखो, इटरेटिंग जो है, इटरेटिंग है दैट मीन्स कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है तुम उसके हर एक एलिमेंट के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो। जैसे कि मेरे पास, मैं वेक्टर का एग्जांपल लेके इटरेटिंग आपको बताता हूँ। मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, जिसमें ये है वेक्टर। तो अब इटरेट इस पे करने का मतलब ये है कि मैं वेक्टर के हर एक एलिमेंट से गो थ्रू कर रहा हूँ, है ना। तो लाइक मैं देख सकता हूँ फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन वी डॉट साइज बस सी आउट। सो या इटरेटिंग का मतलब ही है कि मैं वेक्टर किसी डेटा स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट से इटरेट कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि इस वाले वेक्टर में 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स थे, तो मैं पांचों एलिमेंट से इटरेट कर रहा हूँ। 0th एलिमेंट हो गया 1, 1th एलिमेंट हो गया 2, सेकेंड एलिमेंट हो गया 3। ऐसे ही स्टैक में जैसे वो पूछ रहा था, ऐसे स्टैक को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब वो स्टैक में इटरेशन करने का बोल रहा था, तो इसमें ना वो बोल रहा है बेसिकली कि मुझे सबसे पहले 3 के ऊपर कुछ देखना है। 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। बेसिकली मैं हर एक एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इटरेटिंग आपका समझ आ गया कि और कुछ डाउट है? ऑल राइट, डू यू एवर यूजिंग स्टैक व्हाइल डूइंग सीपी और यार देखो, आई डेफिनेटली यूज स्टैक। आप ना डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम्स आएंगे आपके, डीएफएस एल्गोरिदम्स, उसमें स्टैक का बहुत ज्यादा यूज आएगा। हाँ, उसको हम वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, बट कुछ रीजंस हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टैक यूज कर रहे हैं हम, तो एक माइंड में रीडेबिलिटी टाइप ऑफ रहता है कि हाँ ये एक स्टैक है, सो इस पे हम टॉप पुश ये सारे ऑपरेशंस ही कर रहे हैं।
सो डीएफएस में आप करोगे तो डीएफएस में वो बहुत हेल्प देगा आपको। एंड सेकेंडली वेक्टर की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके वजह से वो थोड़ा काफी बारी स्लोअर हो जाता है इन कंपैरिजन टू स्टैक, क्योंकि स्टैक इज सोनली डिजाइंड फॉर दिस पर्पज ओनली, व्हाइल वेक्टर इज डिजाइंड टू बी अ मोर जनरल पर्पज थिंग, है ना। लाइक एनालॉजी आप ले लो कि आप रेसिंग में तो नॉर्मल ऑल्टो भी लेके जा सकते हो, बट उसके लिए फॉर्मूला वन गाड़ी लेना बेटर ही रहेगा, है ना। तो स्टैक जहाँ पे यूज करना चाहिए वहां पे डेफिनेटली स्टैक ही यूज करना चाहिए। ओके, ऑल राइट। सो स्टैक हो गया, अब स्टैक का ना हम एक यूज करके देखते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिख रखा है, बट आप 5 मिनट 2 मिनट दे के ये प्रॉब्लम पढ़ लो एंड इसका सोच लो सॉल्यूशन कैसे होगा, एंड कुछ सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो कमेंट्स में लिख देना। ओके, सो प्रॉब्लम पढ़ ली होगी आपने। मैं अब समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो है ये बोल रहा है कि हमें एक पैरेंथेसिस स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। पैरेंथेसिस स्ट्रिंग दे रखी है, व्हाट डज दैट मीन कि एक स्ट्रिंग है विच इज मेड अप ऑफ दीज, ये सर्कल सर्कुलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्वी ब्रैकेट्स, है ना। इन सब से बन रखी है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा ऐसा देख लो, ये एक पैरेंथेसिस स्ट्रिंग हो गई, राइट। या फिर आपकी ये एक पैरेंथेसिस स्ट्रिंग हो गई, या फिर आपकी ये एक पैरेंथेसिस स्ट्रिंग हुई। दैट इज कोई भी स्ट्रिंग जो इन कैरेक्टर से बनी हो, जो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है, इन 6 कैरेक्टर से बनी हो उसको अपन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग बोल देते हैं, ठीक है। सो या पैरेंथेसिस स्ट्रिंग ये हो गया। parentheses are treated as character, yeah, parentheses are treated as character only। फिर हमें इनपुट में ऐसी सी स्ट्रिंग दे रखी है, हमें बोलना है कि वो स्ट्रिंग जो बैलेंस्ड है कि नहीं है, एंड अगर वो बैलेंस्ड है तो यस आउटपुट देना है, बैलेंस नहीं है तो नो आउटपुट देना है। अब बैलेंस्ड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है ये समझने की बात है। बैलेंस स्ट्रिंग मतलब ये यही होता है कि अम, ऐसी इसको हम बैलेंस स्ट्रिंग बोलते हैं। बैलेंस स्ट्रिंग मतलब कि एक ब्रैकेट मेरा शुरू हो रहा है ना, तो उसके अंदर जो दूसरा उसका क्लोजिंग ब्रैकेट है वो भी उसी में ही आ जाए, है ना। लाइक कैसे समझाऊं ये, जैसे कि ये इज दिस इज अ बैलेंस स्ट्रिंग while this
दिस इज नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि इसमें जो है कि इसमें जो है हम देखें तो ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है, ये दोनों ब्रैकेट्स जो है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं काइंड ऑफ, है ना। तो दिस इज नॉट अ बैलेंस स्ट्रिंग। तो हमें कोई भी स्ट्रिंग कैरेक्टर दे रखा है, तो हमें बस बताना है कि वो स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो इसका हम स्टैक से लेकर आंसर बता देंगे। हाँ, तो आप और थोड़ा सोच लो इसके बारे में, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आई गेस आंसर सबने सोच लिया होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अब क्या आंसर आएगा इसका। हम इसका जो आंसर है वो अभी जो हमने स्टैक पढ़ा उससे हम लेके बनाएंगे, है ना। सो लेट्स से मेरे को एज इनपुट ये दे रखा है, तो दिस इज अ बैलेंस स्ट्रिंग, राइट। तो मैं सबसे पहले ये इनपुट लूंगा स्ट्रिंग का, फिर मैं एक फंक्शन बोलूंगा जिसमें मैं ये स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। अगर ये फंक्शन इफ दिस इज बैलेंस्ड, तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा जो मुझे क्वेश्चन में बोला गया है, एल्स मैं नो प्रिंट करूंगा। नाउ वी नीड टू डिफाइन दिस फंक्शन कि ये इस बैलेंस्ड फंक्शन कैसे बनेगा अपना। यहाँ पे हम स्टैक का यूज करेंगे। लाइक आप देखो यहाँ पे इस बैलेंस्ड, मैंने एक स्टैक ऑफ कैर बना दिया। यहाँ पे अद्विक ने शायद पहले पूछा था कि पैरेंथेसिस आर ट्रीटेड एज कैरेक्टर ओनली। तो हाँ, यहाँ पे आप स्टैक ऑफ कैर इस्तेमाल करोगे, दे आर ट्रीटेड एज कैरेक्टर्स ओनली, है ना। सो अब मैं ये जो स्ट्रिंग है उससे इटरेट करूंगा, राइट। आई से कि इफ जो है इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको सॉल्यूशन पूरा लिखने से पहले। लॉजिक ये है कि मेरे पास अगर स्क्वायर ब्रैकेट ये मैं डाल रहा हूँ टॉप ऑफ द स्टैक में, है ना। अगर मैं टॉप ऑफ द स्टैक में कोई भी लेफ्ट वाले साइड का ओपनिंग ब्रैकेट डाल रहा हूँ, दैट इज ये हो गया, या फिर ये हो गया, या फिर ये हो गया, है ना। ये मेरे ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, ये मेरे क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। तो मैं स्टैक के अंदर ना सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ। ये स्क्वायर ब्रैकेट हुआ, कर्ली ब्रेसेस हुआ, सर्कल ब्रैकेट्स हुआ, है ना। तो ये बस ओपनिंग ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ मैं। तो अब मैं जब भी मेरे पास, मैं स्ट्रिंग से इटरेट करूंगा, जब भी ये वाले ब्रैकेट्स आ रहे हैं ओपनिंग ब्रैकेट्स, मैं उनको डाल दूंगा स्टैक के अंदर, है ना। फिर जब भी उनके कोरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स मेरा जो जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है वो मेरा टॉप ऑफ द स्टैक से मैच कर रहा है काइंड ऑफ, तो मैं उस स्टैक में से पॉप कर दूंगा। दिस विल गेट क्लियर विद दिस एग्जांपल। जब मैं ये एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। और ये है, तो फिर मैं इसको ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रिंग से इटरेट करूंगा, राइट। स्ट्रिंग से इटरेट करूंगा मैं। तो सबसे पहले मेरा जो स्टैक है इसमें सबसे पहले ये इंसर्ट हुआ,
राइट, सिंस मैं स्टार्टिंग से 0th कैरेक्टर से इटरेट कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले मेरा ये इंसर्ट होगा स्टैक में। जब भी मेरा ऐसे ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो मैं स्टैक में एज इट इज डाल दे रहा हूँ। फिर मेरा इस कैरेक्टर को मैंने देखा तो ये भी इंसर्ट हो जाएगा स्टैक के अंदर, सिंस दिस इज एन ओपनिंग ब्रैकेट ओनली, राइट। तो ये दोनों इंसर्ट हो गए स्टैक में। फिर मेरा ये कैरेक्टर आया तो मैं बोलूंगा कि यार ये कैरेक्टर जो है ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, एंड स्टैक का जो टॉप है वो इसी का ही कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए फॉर इट टू बी बैलेंस्ड। दैट इज, अगर मेरे पास इसकी जगह यहाँ पर ये होता तो दिस वुड नॉट हैव बीन बैलेंस्ड, क्योंकि ये जो है ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है एंड ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है ये दोनों डिफरेंट है। सिंस मेरे पास अब ये है तो दिस इज बैलेंस्ड। सिंस अब मेरे पास जो इटरेट करते हुए ये जो कैरेक्टर आया ये इसी का ही क्लोजिंग ब्रैकेट है, जो टॉप ऑफ द स्टैक का क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मैं टॉप ऑफ द स्टैक से इसको पॉप कर दूंगा, ठीक है। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आया ये वाला, ये भी मैं देखूंगा यार ये तो जो एच टी डॉट टॉप है, जो ये वाला टॉप ऑफ द स्टैक पे जो ब्रैकेट है उसी के ही कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसको भी मैं पॉप कर दूंगा। फिर मेरा ये आ गया ओपनिंग ब्रैकेट, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया स्टैक में। फिर मेरा ये आया क्लोजिंग ब्रैकेट, मैंने देखा यार ये जो स्टैक के टॉप पे जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसी के ही रिलेटिव जो है क्लोजिंग वाला है ये, तो ये मेरा पॉप हो जाएगा। तो अगर मेरा आखिर में स्टैक एम्प्टी हो गया देन ये स्ट्रिंग बैलेंस्ड है ना। सिंस यहाँ पे देखो एम्प्टी हो गया, अगर ये ऐसा सा होता तो ये एम्प्टी नहीं होता, इसके अंदर ये बच जाता, है ना। तो ये स्टैक बैलेंस है, नहीं तो इट इज इम्बैलेंस्ड। तो अब बस मुझे इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है ना यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे मैंने कर रखा है इम्प्लीमेंटेशन, तो मैं वहीं पेस्ट कर दूंगा, राइट। एक सेकंड। ये छूट गया था ये थोड़ा सा, कंपाइल हो गया ये। या सो जो मैंने बोला था, मैंने स्टैक सबसे पहले इनिशियलाइज करा एंड देन में जो स्ट्रिंग है मेरी इससे इटरेट करने लग गया, है ना। सबसे पहले मेरा ये कैरेक्टर आया यहाँ पे। सो मैंने देखा कि ये तो ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो कैरेक्टर मेरा आ रहा है इटरेशन में वो ओपनिंग ब्रैकेट है कि क्लोजिंग ब्रैकेट है। सिंस ओपनिंग ब्रैकेट है तो मैंने इसे स्टैक के अंदर पुश कर दिया। एल्स मैंने देखा अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है ना, तो मैं सीधा सीधा ही एल्स मेरा ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, राइट। अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है देन इट इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो बिना ओपनिंग ब्रैकेट के क्लोजिंग ब्रैकेट तो पहले आ नहीं सकता, लाइक दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी इनवैलिड इनबैलेंस्ड स्ट्रिंग, सिंस इसमें पहला ही जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो विदाउट एन ओपनिंग ब्रैकेट आ गया। तो मैंने देख लिया अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है दैट इज कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं मेरे पास, तो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ सकता, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। नहीं तो मैं चेक करूंगा कि भाई अगर मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो इस टाइप का है एंड मेरा जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो जो उसी के ही कोरिस्पॉन्डिंग वाला ब्रैकेट नहीं है, तो फिर भी गलत बात है। लाइक इस तरीके का जो स्ट्रिंग है दिस इज ऑल्सो इम्बैलेंस्ड, राइट। सो हाँ,
इसको मैं चेक कर लूंगा। सिमिलरली मैंने बाकियों के लिए भी वही चेक कर लिया। वंस ये हो गया, तो अगर ये सारे के सारे मेरे सेटिस्फाई फॉल्स है ना, मतलब ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू नहीं है, दैट मीन्स मेरा जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो सही है। दैट मीन्स ऐसा सा टाइप है ना, या फिर ऐसा सा टाइप है, या फिर ऐसा सा टाइप है। तो उस पे मैं टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप कर दूंगा एंड मेरा एक स्टैक का एलिमेंट पॉप हो जाएगा। ठीक है। एंड फाइनली ऐसे ही मैं पॉप करते जाऊंगा एंड मेरा जो है ये स्टैक ऐसा सा आता जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टैक देख लो हर एक इटरेशन के साथ, कि सबसे पहले जो है मेरा स्ट्रिंग ऐसा सा था, सबसे पहले ये कंसिडर हुआ, है ना। तो फिर ये यहाँ पे स्टैक में इंसर्ट हो गया। देन ये कंसिडर हुआ, तो ये भी स्टैक में इंसर्ट हो गया। देन ये आया, तो इसने इसको पॉप कर दिया एंड स्टैक मेरा बस इतना सा बच गया। देन ये आया, देन ये आया, तो इसने इसको पॉप कर दिया एंड मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया। ठीक है। देन ये आया, तो ये जो है स्टैक में इंसर्ट हो गया सिंस ओपनिंग ब्रैकेट है। देन ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो ये स्टैक से पॉप हो गया एंड फाइनली मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अभी यहीं पर ही मैं थोड़ा सा गलत स्ट्रिंग डाल देता इस तरीके से, तो फिर ये मेरा नो प्रिंट कर देता, है ना, सिंस मेरा देखो स्टैक यहाँ पे एम्प्टी नहीं हुआ। तो यही था क्वेश्चन, इतना सही था। समझ आ गया होगा होपफुली। कुछ डाउट है इस क्वेश्चन? ठीक है, नाइस। इसमें मेजर यूजेस ऑफ स्टैक जैसे मैंने बोला था, ग्राफ एल्गोरिदम्स में यूज होता है बहुत। मोनोटोनिक स्टैक प्रॉब्लम्स भी आगे आएंगी एंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स वाली प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बहुत फेमस प्रॉब्लम्स है। इनमें बहुत यूज होता है स्टैक का। अब स्टैक कर लिया तो क्यू करते हैं, है ना। क्यू इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले घुसा था क्यू के अंदर वही सबसे पहले निकलेगा। स्टैक में आपने देखा होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट था, दैट इज जो सबसे पहले घुसा था वो सबसे पहले जो सबसे लेट घुसा था वो सबसे पहले निकल रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो सबसे लेट घुसा है वो सबसे लेट निकलेगा, जो सबसे पहले घुसा है वो सबसे पहले ही बाहर आएगा। ठीक है। तो इसमें भी जस्ट लाइक स्टैक, वही ऑपरेशन से जैसे स्टैक में थे। पुश पॉप हुआ, पुश मतलब हम एलिमेंट एट द बैक ऑफ द क्यू इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देखो कि हमने पुश करा 3 को तो वो सबसे पीछे निकल गया, पीछे आ गया, है ना। एंड फिर हम कुछ पॉप कर रहे हैं, दैट इज पॉप जो है वो फ्रंट को रिमूव करेगा, दैट इज 1 को रिमूव करेगा वो। फिर फ्रंट फ्रंट जो है वो पॉप फ्रंट ऑफ द स्टैक को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे ये 1 जैसे देगा। बैक 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 ऑफ द क्यू को एक्सेस करने के लिए 3 देगा। एम्प्टी जैसे कि उसमें था एच टी डॉट एम्प्टी, यहाँ पे क्यू डॉट एम्प्टी है, कि अगर क्यू जो है वो मेरा खाली है तो वो क्या कहते हैं, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू। ठीक है। तो इसका भी हम देख लेते हैं, सिंपल सा ही है, कुछ ज्यादा है नहीं। तो सबसे पहले जो है क्यू हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है। फिर क्यू में हम कुछ पुश करना हो तो हम क्यू डॉट पुश यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे डिबग स्टेटमेंट के साथ दिखा देता हूँ कि ये कैसे क्यू चेंज हो रहा है मेरा। राइट। तो सबसे पहले मेरा क्यू खाली था। ठीक है। फिर मैंने 10 पुश करा क्यू के अंदर, तो क्यू में 10 आ गया। क्यू जो 10 जो है वो मेरा पुश हुआ एट द बैक ऑफ द स्टैक। ठीक है। पुश मेरा बैक से हो रहा है एंड पॉप मेरा बाहर फ्रंट से हो रहा है। ठीक है। पुश मेरा बैक से हो रहा है, पॉप आगे से हो रहा है। तो 10 से मेरा पुश हुआ एंड देन क्यू डॉट पुश 20 है, तो वो मेरा 20 बैक ऑफ द क्यू में पुश हो गया। एंड देन मेरा 30 है, 30 मेरा बैक ऑफ द क्यू में पुश हो गया, तो मेरा क्यू ऐसा 10 20 30 सा बन गया। राइट। अब क्यू डॉट फ्रंट जो है वो फ्रंट ऑफ द
क्यू को एक्सेस करने के लिए, तो इसमें जैसे फ्रंट जो है मेरा वो है 10, है ना। तो क्यू डॉट फ्रंट जो है वो मेरा 10 प्रिंट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर पॉप जो है वो मेरा फ्रंट से एलिमेंट्स निकालता है, पॉप यहाँ पे काम कर रहा है तो वो फ्रंट से एलिमेंट्स निकालेगा, राइट। तो मैंने फ्रंट से करा एंड फिर मैंने क्यू डॉट फ्रंट प्रिंट करा, तो आप देखो पहले 10 था, फिर सिंस मेरा पॉप होने के बाद जो है क्यू 20 30 हो गया, सिंस फ्रंट से मेरा 10 हट गया तो 20 आ गया मेरा फ्रंट पे, राइट। एंड क्यू डॉट बैक जो है वो सबसे पीछे वाला एलिमेंट प्रिंट करेगा 30, ठीक है। तो बस मेजर स्टैक में इतना ही था, ये सारे जो ऑपरेशन है मेरे कांस्टेंट टाइम होते हैं, है ना। सो या दैट्स इट। क्यू के यूजेस हम बीएफएस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल स्लाइडिंग विंडो में यूज करते हैं। ये अभी तो उतना आपको समझ नहीं आएगा, वो आगे की क्लासेस में, ये जब हम पढ़ेंगे बीएफएस लेवल ऑर्डर वगैरह उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सो या क्यू के लिए उतना ही था। एनी डाउट रिगार्डिंग क्यू? ओके, नाइस। फिर हम पेयर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये सारे जो है ये छोटे छोटे डेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं, सिंपल से हैं। पेयर जो है वो एज द नेम सजेस्ट पेयर है ना, दो एलिमेंट्स को हम एक डेटा स्ट्रक्चर में बाइंड कर देते हैं। तो इट इज अ सिंपल कंटेनर दैट स्टोर्स एग्जैक्टली टू वैल्यूज पॉसिबली ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लाइक मैं पेयर ऑफ इंट इंट भी बना सकता हूँ, पेयर ऑफ इंट कॉमा वेक्टर इंट भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। फॉर नाउ लेट्स लुक एट इंट इंट ओनली बिकॉज वो सबसे सिंपलर है। तो हाँ, इसको इनिशियलाइजेशन, इसका जो सिंटैक्स है इनिशियलाइज का वो ऐसा सा होता है कि पेयर इंट जो मुझे डालना है इंट में, जो दो डेटा टाइप्स को मुझे बाइंड करना है उनको मैं बोल दूंगा। यहाँ पे मैं पेयर ऑफ इंट कॉमा वेक्टर इंट भी बना सकता था। तो उसमें मैं जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा एक इंटीजर होगा, तो मैंने मान लो 7 डाल दिया। एंड देन जो मेरा सेकंड एलिमेंट है दैट विल बी अ वेक्टर। वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 8 9। तो दिस विल ऑल्सो वर्क, है ना, एंड दिस विल ऑल्सो वर्क। जनरली हम पेयर इंटेंट ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बट बाकी सारे वेक्टर पेयर भी आपको पता होना चाहिए कैसे बनते हैं। इसको इनिशियलाइजेशन के एक तो ये तरीका है, या फिर हम मेक पेयर फंक्शन कॉल कर सकते हैं जिसमें हम फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट वाला पैरामीटर है वो हम सबसे पहले देंगे, फिर सेकंड वाला पैरामीटर सेकंड पे देंगे, ठीक है। फिर इनमें हम एक्सेस कैसे करते हैं, पी डॉट फर्स्ट एंड पी डॉट सेकेंड से एक्सेस करते हैं। पी डॉट फर्स्ट जो है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है पेयर का उसको एक्सेस देगा, एंड पी डॉट सेकेंड जो है वो सेकेंड एलिमेंट जो है पेयर का उसको एक्सेस देगा। अंडरस्टूड। एंड ये हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वेक्टर ऑफ पेयर इंटेंट, ये सबसे ज्यादा यूज आता है सीपी में। सीपी में इसका सबसे ज्यादा यूज आता है, लाइक हमें कुछ भी वैल्यू स्टोर करनी हो इंडेक्स के साथ, या फिर हमें इंटरवल स्टोर करना हो, या फिर वेटेड ग्राफ्स में, इन सब में हमारा वेक्टर पेयर इंटेंट काम आता है। सो इंडेक्स के स्टार्ट वैल्यू का तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है ये। हाँ, सो देखो इसमें ये वाला एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं है। हाँ ये बेटर है। तो हमारे पास वेक्टर दे रखा है 5 4 3 1 2 का, है ना। तो हमें लेट से इसको सॉर्ट करना है सच दैट हमें इनकी इंडेक्स की वैल्यूज भी पता लग जाए। लाइक इसका जो सॉर्टेड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, होगा 1 2 3 4 5। बट वी वांट टू नो कि 1 मेरा इनिशियल वेक्टर में कौन से इंडेक्स पर था, है ना। 2 मेरा इनिशियल ऑर्डर में कौन से इंडेक्स पर था, एंड सो ऑन। तो उसके लिए हमारा वेक्टर पेयर बहुत अच्छे से यूज आ जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, वेक्टर ऑफ पेरेंट बना लिया, वेर हमने फर्स्ट एलिमेंट को तो इनपुट लिया, एंड देन सेकेंड एलिमेंट पे हमने पेयर की जो सेकेंड है डॉट सेकेंड है उस पर हमने इंडेक्स उसका स्टोर कर लिया।
तो फिर हमारा जो वेक्टर पेयर है वो ऐसा सा बन गया 5041321324, है ना। फिर हम उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉर्ट फंक्शन से यूज करके सॉर्ट कर सकते हैं। एंड आप फिर देखो इसका जो आउटपुट है वो ऐसा सा आ जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उनके अलोंग सॉर्ट तो हो गया, बट उनकी जो ओरिजिनल इंडेक्स थी वो भी हमारे पास प्रिजर्व्ड रह गई। तो अब अगर हमें पूछा हो कि हमें क्या कहते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स बताना है लेट से, तो हम सिंपली बता सकते हैं कि फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे 5 है, तो उसका इंडेक्स 0 है। अगर हमें फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स बताने को पूछा है तो हम सिंपली बोल सकते हैं यार फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट 4 है एंड उसका इंडेक्स जो है वो 1 था इसमें ओरिजिनल अरे में। ठीक है। तो पेयर का ये एक बहुत ज्यादा यूज होता है एंड इंटरवल्स स्टोर करने के लिए भी यूज होता है कि हमें कोई काफी कॉमन क्वेश्चंस होती है कि कस्टमर आ रहा है उसका अराइवल टाइम दे रखा है एंड लीविंग टाइम दे रखा है, तो वो दोनों स्टोर करना है फिर उस पर कुछ ऑपरेशंस करना है। तो उसको भी हम बहुत बारी ऐसे स्टोर कर ले कि उसका स्टार्ट टाइम ये है एंड टाइम ये है ना। एंड फिर ये हो गया ट्यूपल। ट्यूपल इज जस्ट सिमिलर टू पेयर, बस एक जनरलाइज्ड वर्जन है ना, क्योंकि पेयर जो है वो सिर्फ 2 एलिमेंट स्टोर कर पा रहा था, लेकिन काफी बारी केसेस अराइज होते हैं कि हमें दो से दो नहीं 3-4 एलिमेंट स्टोर करने होते हैं एक ही डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक साथ। तो उसमें हमारा ट्यूपल यूज हो जाता है, तो उसका सिंटैक्स वगैरह देख लेते हैं पहले। या तो ट्यूपल को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि उसमें लाइक लेट से हमें एक ट्यूपल डिफाइन करना है विच हैज गॉट 3 इंटीजर्स, है ना। तो हम ट्यूपल एंगल ब्रैकेट्स क्लोज एंगल ब्रैकेट्स ओपन एंड देन जो डेटा टाइप्स मुझे अंदर चाहिए वो 3 डेटा टाइप्स मैंने लिख दिया एंड देन एंगल क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मैं वेक्टर भी लिख सकता था लेट से, तो वेक्टर में मुझे फिर इसको वेक्टर बोलना पड़ता, राइट। तो ये भी काम करेगा ये हमारा, है ना। अब लेकिन मेजर तो हम अभी के लिए सिर्फ प्रॉब्लम इंट पे देखते हैं। तो इस पे कोई भी एलिमेंट हमें एक्सेस करना हो तो वो हम इस तरीके से गेट, फिर जो उसका इंडेक्स है जो पोजीशन है उससे एंड फिर अंदर एक ट्यूपल टी पास कर देंगे जिससे हमें एक्सेस करना है, तो उससे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा सा हो गया, ये ऐसा सा हो गया, है ना। फिर हम वेक्टर ऑफ ट्यूपल भी बना सकते हैं। उनको डिफाइन करने का यूज रूल जो है वो ऐसे से होता है कि 2 3 हमने वेक्टर एक डिफाइन कर दिया, फिर उसके अंदर हम ट्यूपल लिख रहे हैं। जो ट्यूपल डेफिनेशन मेरी यहाँ पे जैसे मैं कर रहा था नॉर्मल वैसे सही, है ना। एंड फिर क्या कहते हैं इनिशियली ये वेक्टर ट्यूपल इस तरीके का हुआ 2 3 5 1 4 2 2 1 7, है ना। इसको मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आप सोच रहे हो कि यार मैं वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट क्यों ना कर लूँ इंस्टेड ऑफ वेक्टर ऑफ ट्यूपल्स। तो इसका एक कारण यही है कि वेक्टर ऑफ ट्यूपल इंट जो है वो सॉर्टिंग में हमारा कंपैरेटर बढ़िया से चल जाता है ना, कि ये सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से सॉर्ट कर देगा इसको। तो इसमें 1 4 2 सबसे छोटा है तो 1 4 2 सबसे पहले आ गया सिंस 1 सबसे छोटा है इसमें। फिर 2 3 5 एंड 2 1 7 में सेकेंड एलिमेंट कंपेयर होगा 3 एंड 1, तो 1 सिंस छोटा है तो 2 1 7 मेरा पहले आ जाएगा फिर 2 3 5 आएगा। तो ये काफी एलिमेंट्स से काफी क्वेश्चंस में यूजफुल हो जाता है। बाकी ट्यूपल का यूज तो आता है बट इतना ज्यादा नहीं है। अब आइट्रेटर्स की तरफ बढ़ते हैं ना। मैंने पहले भी आपको कहते हैं वेक्टर्स में ही आइट्रेटर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि वी डॉट बिगिन एंड ये सब हम उसका आइट्रेटर डाल रहे थे इंसर्ट एंड इरेज फंक्शंस के अंदर। तो अब आइट्रेटर्स होते क्या है वो एग्जैक्टली समझ जाते हैं। तो आइट्रेटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है विच इज पॉइंटिंग टू एन एलिमेंट इन अ कंटेनर। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है ना, कोई भी वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी वेक्टर है
ठीक है, तो अब आइट्रेटर जो है वो बस इस वेक्टर के तरफ, वेक्टर के किसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, वही उसी को ही हम आइट्रेटर बोलते हैं। जैसे कि वेक्टर वेक्टर आइट्रेटर IT1 जो है वो 1 को पॉइंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे वी डॉट बिगिन की जगह वी डॉट बिगिन +1 लिख देता तो ये इसके फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता, 2 को पॉइंट कर रहा होता, है ना। तो बस इतना ही है आइट्रेटर। एंड इसमें जो है कुछ चीजें हैं और वी डॉट बिगिन मैंने जो यूज करा था पहले, वो हमें एक आइट्रेटर ही रिटर्न करता है विच इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, एंड वी डॉट एंड हमें एक आइट्रेटर रिटर्न करता है विच इज पॉइंटिंग टू द एलिमेंट विच इज नेक्स्ट टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। दैट इज यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 6 है, तो ये 6 का जो भी अगला मेमोरी एड्रेस होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा। ये 6 को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, 6 के अगले मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, विच इज अ गार्बेज वैल्यू, बट वो यूजफुल हो जाता है। अभी आगे देख लेंगे कैसे। तो 6 के किसी आगे के एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब इसका जो कहता है इनिशियलाइज करने का जो सिंटैक्स है आइट्रेटर को, हम दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। या तो हम ऑटो कीवर्ड का यूज कर ले। ठीक है, ऑटो कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो बेसिकली इंटरनली तो यही यूज कर रहा है, बट हमारे लिए लिखने में आसान हो जाए तो हम जनरली ऑटो का ही यूज करें, या फिर हम पूरा आइट्रेटर लिख देते हैं कि वेक्टर इंट आइट्रेटर IT1, तो ये थोड़ा बड़ा है सिंटैक्स, और नाउ ये यूज करते हैं। अब आइट्रेटर में जो मैंने वी डॉट बिगिन तो आपको बता ही दिया, वी डॉट एंड भी बता दिया कि दिस इज वन पास्ट द लास्ट एलिमेंट। फिर इसमें आता है स्टार IT। अब स्टार IT क्या है? स्टार IT है आइट्रेटर डीरेफरेंसिंग। ठीक है, कि आइट्रेटर जो है वो बेसिकली एक काइंड ऑफ एनालॉगस टू मेमोरी एड्रेस है ना। तो एनालॉगस टू मेमोरी एड्रेस है, तो हमें उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो देखने के लिए हमें उसको डीरेफरेंस करना पड़ता है। जैसे आपने पॉइंटर्स पढ़ रखा होगा, काइंड ऑफ लाइक दैट ना। जैसे कि सी आउट स्टार IT में अगर करूंगा तो ये मुझे ये आइट्रेटर जहां पे पॉइंट आउट कर रहा है उस पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट कर देगा। जैसे कि स्टार IT1 मुझे 1 प्रिंट कर दिया। अगर मैं ऑटो IT वी डॉट बिगिन +3 करता तो ये मेरा थर्ड एलिमेंट, तो ये 0th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को प्रिंट कर रहा होता, राइट। ठीक है, अब इसमें IT++ आता है। IT++ मतलब ये बस एक एलिमेंट आगे चले जाएगा, है ना। जैसे कि ये फोर्थ को पहले पॉइंट कर रहा था तो ये अब उसके अगले एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि पहले ये फोर्थ को पॉइंट कर रहा था ये आइट्रेटर, फिर मैंने जब IT++ करा तो ये उसके अगले एलिमेंट दैट इज 5 को पॉइंट करने लग गया यहाँ से। ठीक है, एंड देन IT-, IT-, यहीं पर ही कर लेता हूँ कि ये बस प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाए। तो 4 को पॉइंट कर रहा था, प्रीवियस एलिमेंट 3 है उसको पॉइंट करने लग जाए, तो यहाँ पे देखो 4 3 प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, अब इसी में ही हम आइट्रेटर्स का काइंड ऑफ इस्तेमाल करके थोड़े लूपिंग भी कर सकते हैं। ये आप देख लो। हमारे पास वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे कि हमने एक आइट्रेटर डिफाइन करा विच इज पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर दैट इज 10। ठीक है, फिर मैं उस आइट्रेटर को हमेशा इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, I++, तो पहले वो 10 को पॉइंट कर रहा था, फिर 20 को पॉइंट करा, फिर 30 को पॉइंट करेगा। मैं इसको तब तक कर रहा हूँ जब तक आइट्रेटर जो है मेरा वी डॉट एंड दैट इज 1 पास्ट द लास्ट एलिमेंट ना हो जाए, है ना। तो बस उतना ही है। तो मैंने 10 को पहले ये प्रिंट करेगा, फिर 20 प्रिंट करेगा, फिर 30 प्रिंट करेगा, फिर आई जो है वो मेरा 1 पास्ट द लास्ट एलिमेंट दैट इज वी डॉट एंड पे पहुंच जाएगा, तो फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा, राइट। ऐसा सा हो गया। अब यहाँ पे जो है ये भी देख सकते हैं कि वेक्टर ऑफ पेयर इंट है। यहाँ पे भी आइट्रेटर्स हमारी कैसे हेल्प कर रहे हैं।
ये हम देखते हैं। अगर मुझे इस वाले बी से इटरेट करना है तो फिर मैं एक आइटरेटर ये रेंज्ड बेस्ड लूप लगा सकता हूँ, ऑटो आई इज टू वी। इसका सिंटैक्स आप याद रख लो, ये काम आता है काफी, सिंस ये कोड को सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड सा बना देता है। तो ऑटो आई इज टू वी मैं कर रहा हूँ, तो ये फिर मैं इसी को ही एज इट इज इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई डॉट फर्स्ट, मैं लाइक आई जो है दैट काइंड ऑफ बिकम्स अ पेयर इंट विच इज गोइंग थ्रू दिस वेक्टर। तो पहले ये 10,20 होगा, फिर ये 30,40 होगा। ये इंटरनली एक आइट्रेटर ही यूज कर रहा है, एंड एक्चुअली हो क्या रहा है कि ईच अंदर एक आइट्रेटर है जो इस वेक्टर के किसी एलिमेंट को पॉइंट करेगा, फिर वो अपना जो वैल्यू है उसको इस आई में कॉपी कर देगा, एंड देन इस आई पे हम जो भी ऑपरेशन करना हो कर सकते हैं, देन वो आइट्रेटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा कोड इजी टू रीड हो जाता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल सी प्लस प्लस में कर रहा होता जो अभी तक हमने देखी थी, तो वो कितना अगली सा कोड बनता। है ना, देखो ये दोनों कोड काम सेम कर रहे हैं, लेकिन ये मच शॉर्टर है एंड इजियर टू राइट है ना। तो ये है, एंड फिर यहाँ पे इसको आइटरेटर का यूज करके स्ट्रक्चर्ड बाइंडिंग हम कर सकते हैं, विच बिकम्स इवन मोर इजियर टू राइट। हम्म। हाँ, तो इसमें ये क्या कर रहा है कि देखो मुझे पता है कि इसके इस वेक्टर के अंदर एक पेयर ऑफ इंटीजर्स ही है, तो क्यों ना मैं उसे ऐसे बाइंड कर दूं इन वेरिएबल्स के साथ। है ना, तो मैंने सिंस दो वेरिएबल्स होते हैं एक पेयर ऑफ इंटीजर के अंदर, तो मैंने आई कॉमा जे बोल दिया, एंड बोल दिया कि यार वेक्टर के जो भी आइटरेटर की वैल्यूज है वो इन वैल्यूज के साथ बाइंड हो जा। है ना, तो वो फिर इन वैल्यूज के साथ बाइंड हो जाएंगे, एंड मैं इन वैल्यूज पे जो आई डॉट फर्स्ट में कर रहा था पहले, वो बस यहाँ पे आई बन जाएगा, आई डॉट सेकेंड जो मैं कर रहा था वो जे सा बन जाएगा। तो इन सबका जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इन सबका आउटपुट सेम है। तो आइटरेटर्स के लिए मेजरली उतना जानना सही है। अब एचटीएल फंक्शन स्लैश सेक्शन है, उससे पहले किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो। कैन वी डू इंडेक्सिंग इन स्टैक? यार इंडेक्सिंग ही तो मैंने मना करा था, वो नहीं कर सकते ना। जब मैंने बोला था कि क्या कहते हैं स्टैक को हम इटरेट नहीं कर सकते हैं, तो इट वाज लाइक इंडेक्सिंग उसमें पॉसिबल नहीं है। हाँ यश यश दक्ष बताओ। भैया जब हम कोई टपल डिफाइन करते तो उसमें जैसे हम अगर एन टाइम्स एलिमेंट का पेयर करेंगे उसमें, तो हमें उसमें एन टाइम लिखना पड़ेगा, इंट 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 ऐसे। या लाइक टपल आप कर रहे हो, अगर मान लो आपको 4 टाइम्स करना है तो आपको 4 टाइम्स ऐसे लिखना पड़ेगा, ट्रिपल इंट इज इक्वल टू दिस। समझ रहे हो? यही पूछ रहे थे ना। हाँ भाई यही पूछ रहा था मैं। हाँ वो लिखना पड़ेगा। इसलिए देखो जब ज्यादा हो रहा हो ना, ज्यादा एलिमेंट्स कर रहे हो, तो फिर इसलिए हम वेक्टर की तरफ चले जाएंगे ना। टेपल जो है वो जब जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग में वो सही चला जा रहा है कि दो तीन तीन चार एलिमेंट्स आप समझ सकते हो, तो तब तक वो सही है। उसके बाद वेक्टर पे ही चले जाओ। ठीक है, एंड ये है, आर देयर एनी एडवांटेजेस टू राइटिंग? नहीं, दोनों सेम है, दोनों वेक्टर इन टाइटरेटर एंड ऑटो जो है वो एग्जैक्टली सेम स्टफ है। बस ऑटो जो है, ऑटो कीवर्ड होता है, वो हमारा टाइप इन्फर करता है फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। है ना, लाइक हम ऑटो एक्स इज इक्वल्स टू जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ना समथिंग का जो टाइप है उसको इन्फर करेगा एंड उसको एक्स का टाइप असाइन कर देगा। ठीक है, तो हम ना काफी बारी ऐसे भी कर सकते हैं, ऑटो एक्स इज इक्वल्स टू 5। दिस विल मीन कि भाई एक्स जो है वो एक इंटीजर ही डिफाइन हुआ है जो 5 वैल्यू है जिसकी।
ठीक है, हम ऑटो y इज इक्वल्स टू 5.0 भी कर सकते हैं। दैट मीन्स इंटीजर जो y है वो एक फ्लोट डिफाइन हुआ है, सिंस उसकी जो वैल्यू है वो 5.0 थी, 5.1 थी, है ना, तो एक फ्लोट सा डिफाइन हुआ है। तो ऑटो जो है वो बस टाइप इन्फ्रेंस के लिए होता है। एक्चुअली जो है अंदर यहाँ आइट्रेटर्स के केस में वो क्या कर रहा है, ऑटो जो कर रहा है वो कर रहा है कि इस राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वी डॉट बिगिन से टाइप इन्फर करेगा कि वो देखिए यार वी डॉट बिगिन जो है वो तो मेरा आइट्रेटर है ना, तो मैं इस आईटी को इस आइट्रेटर का टाइप असाइन कर देता हूँ, है ना। वो ये इसी के लिए ही होता है ऑटो। एक्चुअली वो इंटरनली यही करेगा, तो देर इज नो डिफरेंस। हर जगह इंट क्यों लिखते हैं, ऑटो कर सकते हैं ना यूज, लाइक टाइप लिखने की जगह ऑटो लिख लो। um, देखो कुछ रीजंस है, जैसे कि हर जगह जो है ना वो ऑटो थोड़ा कंफ्यूज टाइप ना गलत इन्फर भी कर सकता है वो, है ना। वो ऑटो सही टाइप तभी इन्फर करेगा जब राइट हैंड साइड जो टाइप है वो बिल्कुल सही सा होगा। एंड सेकेंडली इंट अगर हम लिख रहे हैं तो क्लैरिटी भी रहती है कि हाँ दिस इज एन इंटीजर डेटा टाइप, दिस इज दैट डेटा टाइप। समझ रहे हो। ऑटो काइंड ऑफ लाइक वैसा है जैसे जावास्क्रिप्ट या किसी लैंग्वेज में आपने वार या लेट पढ़ा होगा, वो गलत टाइप्स भी इन्फर कर सकता है। ठीक है। सो ये सिंपली बाउंड कर देगी इंट लिखना। मुझे समझा नहीं मैं। आ, जैसे इंट लिखा तो वो बाउंड कर दिया कि इंट ही आ सकता है, या बाउंड कर देगा। चलो नाइस। फिर अब लास्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, दैट इज एचटीएल फंक्शंस। ठीक है। एचटीएल फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन नियरली हर सीपी कॉन्टेस्ट में यूज आएगा, है ना, कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ही इस पर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो भी रेंज मैंने दी है सॉर्ट को उसे एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, है ना। तो जैसे कि ये कोड मैं ले लूं, यही इनपुट रहने देता है। ये है, पहले मेरे पास वेक्टर जो है वो था 54312। आफ्टर सॉर्ट ये जो वेक्टर है ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब इसका सिंटैक्स क्या है, हम जहां से भी हमें सॉर्ट करना होता है ना, जैसे कि लाइक मुझे मान लो 54312 को मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसको फर्स्ट एलिमेंट से सॉर्ट कर, मतलब मुझे बस इतना पार्ट अगर सॉर्ट करना है 54312 का, समझ रहे हो, कि मुझे बस इतना ही पार्ट सॉर्ट करना है जो जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा सा होगा। तो फिर मैं यहाँ पे सॉर्ट जो है वो लेगा कि जो भी एल रेंज है उसका मैं आइटरेटर पास करूंगा, एंड जो भी आर रेंज है उसका मैं आइटरेटर पास करूंगा, है ना। तो लाइक अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मान लो मुझे L2 मुझे सॉर्ट करना है फ्रॉम इंडेक्स L टू इंडेक्स R। ठीक है। तो आई विल पास आइटरेटर पॉइंटिंग टू VL as first parameter and iterator pointing to VR plus 1 as second parameter।
अब ये थोड़ा क्लियर लग रहा होगा कि अगर मान लो मुझे पूरे एरे को सॉर्ट करना था, राइट, तो मैं सबसे पहले आइट्रेटर एज फर्स्ट पैरामीटर मैं पास करूंगा आइट्रेटर पॉइंटिंग टू v0, सिंस मुझे पूरे एरे को सॉर्ट करना है। तो v0 को मैंने बताया था क्या पॉइंट करता है, v डॉट बिगिन, राइट, तो मैंने v डॉट बिगिन पास कर दिया। एंड आइट्रेटर पॉइंटिंग टू वी आर प्लस वन, सिंस मुझे पूरे एरे को सॉर्ट करना है, तो वी आर प्लस वन दैट मीन्स एलिमेंट नेक्स्ट टू द लास्ट एलिमेंट। तो ये क्या था, वी डॉट एंड था, मैंने बता रखा है जो पहले आइट्रेटर्स में यहाँ पर आ गया, ये रहा कि वी डॉट एंड वन पास द लास्ट एलिमेंट, तो उसको मैं दे दूंगा, तो ये पूरा एरे सॉर्ट कर देगा। अब यहीं पर ही मैंने जैसे बोला कि अगर मुझे मान लो फोर्थ है, मतलब इससे फर्स्ट एलिमेंट से लेकर थर्ड एलिमेंट तक सॉर्ट करना था, दैट मीन्स आई वांटेड इट टू बी लाइक दिस, ठीक है। तो मैं क्या पास करता, तो मैं पास करता कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट से करना है तो वी डॉट बिगिन प्लस वन, है ना, सिंस मुझे इस एलिमेंट को करना है तो मैं इसका आइटरेटर पास करता, एंड वन पास्ट दिस एलिमेंट, है ना। तो ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा वी डॉट बिगिन प्लस इस एलिमेंट की तरफ जो आइटरेटर पॉइंट करे वो क्या होगा, ये थर्ड एलिमेंट है ऑफ दिस एरे, तो प्लस थ्री होगा, राइट। नाउ वन पास्ट दिस एलिमेंट दैट मीन्स प्लस वन मैं एक और बारी कर दूंगा सिंस टू की तरफ मुझे चाहिए पड़ेगा, राइट। तो ऐसा सा, राइट। अब देखो मैं ये चलाऊंगा तो ये आ जाए आउटपुट 5 1 3 4 2, दैट इज बस बीच के जो तीन एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट हुए, ठीक है। तो सॉर्ट में मेजर ये था, इसने बोल रखा है कि वी डॉट बिगिन, हाँ। अब इसमें कस्टम कंपैरेटर आता है, कस्टम कंपैरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सॉर्ट को बाय डिफॉल्ट तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, बट यार इट इज नॉट नेसेसरी कि आई वांट असेंडिंग ऑर्डर, है ना। मुझे और कुछ भी ऑर्डर चाहिए पड़ सकता है, मुझे मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए हो, मुझे कुछ और टाइप का ऑर्डर चाहिए हो। तो मैं क्या कहते हैं कंपैरेटर फंक्शन डिफाइन कर दूंगा विच विल लाइक शो, विच विल टेल दी सॉर्ट फंक्शन कि मुझे किस तरीके का ऑर्डर चाहिए, ठीक है। सो लाइक मुझे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो वो कुछ ऐसे सा होगा, मैंने सबसे पहले इनपुट ले लिया एंड ये ले लिया। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है जैसे, ठीक है। तो CMP जो फंक्शन है ना, ये मेरे लेगा टू एलिमेंट्स विच आई एम कंपेयरिंग, ठीक है। एंड फिर बोलेगा कि इन एलिमेंट्स में किसको पहले आना है एंड किसको बाद में आना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं सॉर्ट वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड ये मेरा CMP फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल से कि भाई मैं इंट ए और इंट बी को अगर कंपेयर कर रहा हूँ, इंट ए जो है सिंस ये फर्स्ट पैरामीटर है दैट मीन्स ये पहले आ रहा होगा वेक्टर एरे में, इंट बी जो है सिंस ये सेकंड पैरामीटर है तो ये बाद में आ रहा होगा। तो अगर ए अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आई वांट कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी हो, राइट। तो सिंस मैं चाहूंगा कि जो फाइनल एरे है, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट हो, है ना, फाइनल एरे में, तो रिटर्न ए ग्रेटर देन बी मैं कर दूंगा एंड दैट्स इट। उस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो CMP इज लाइक अ फंक्शन हैविंग टू पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स अ वैल्यू वेरिएबल, it returns true if the first argument comes first else it returns false। तो इसमें integer a अगर greater than b है then it is coming first। इसको return a greater than b को हम ऐसे लिख सकते थे कि भाई if a is greater than b, कि भाई अगर a greater than b है then I need to return true else I need to return false। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये यही इक्वेशन बन जा रही है, ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है। एंड
इसका हम सबसे ज्यादा यूज तो इसमें करते हैं पेयर्स को सॉर्ट करने में, है ना, कि अगर ए बी जो है वो मेरा एक वेक्टर ऑफ पेयर्स है, तो फिर जी ओके, वी जो है वो मेरा एक वेक्टर ऑफ पेयर्स है। तो मैंने बोल मान लो मुझे क्या कहते हैं पेयर के सेकंड एलिमेंट से सॉर्ट करना था, तो मैं बोल दूंगा कि ए डॉट सेकंड इज लेसर देन बी डॉट सेकंड। तो इसको मैं कोड कर लेता हूँ एक सेकंड में, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। या सो मैंने एक वेक्टर ऑफ पेयर्स इनपुट लिया है। नाउ आई वांट कि मुझे जो है ये सेकंड एलिमेंट के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। सेकंड एलिमेंट के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि सबसे छोटा सेकंड एलिमेंट क्या है, 2,70 है, तो पहले ये आ जाए। फिर नेक्स्ट छोटा क्या है, 3,85 है, तो ये आ जाए। फिर नेक्स्ट छोटा क्या है, 1,100 है, तो ये आ जाए। ऑलराइट, सो ये हो गया। तो अब मैं ये कैसे अचीव करूंगा, नॉर्मल सॉर्ट फंक्शन वोंट अचीव दिस सिंस नॉर्मल जो सॉर्ट फंक्शन है वो फर्स्ट एलिमेंट के अलोंग सॉर्ट कर दे, एंड फर्स्ट एलिमेंट के अलोंग तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो मैं यहाँ पे कस्टम कंपैरेटर लगाऊंगा कि भाई मुझे सबसे पहले तो ये करना है, फिर एक सीएमपी फंक्शन होगा। सीएमपी फंक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बोल दूंगा सिंपली कि मुझे जो है तू इसके अलोंग दे दे, जो इसका सेकेंड एलिमेंट है वो अगर जो फर्स्ट वाला आ रहा है इसका सेकेंड एलिमेंट जो बाद में आ रहा है उसके सेकेंड एलिमेंट से छोटा होगा तो तू मुझे रिटर्न ट्रू कर दे, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दे। इसको मैं सिंपली बोलूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, दिस एक्सप्रेशन विल इवेलुएट टू दिस ओनली। एंड अब मैं सॉर्ट करके प्रिंट करूंगा, तो आप देखो ये जैसा मुझे चाहिए था वैसा सा आ जाएगा एंड सेकेंड एलिमेंट के लॉन्ग सॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे ही मॉडिफाई करके बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग निकाल सकते हैं जो हमारा काफी ज्यादा यूज आएगा सीपीयू में। ठीक है, अब सॉर्ट की जो कम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन होती है। ठीक है, ये आप देखोगे आगे डीएसए का कोर्स आएगा उसमें कैसे आती है वो बता देगा। एन लॉग एन कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन उसमें दिख जाएगी। तो नाउ इट इज अबाउट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड जो है वो बेसिकली एक आइटरेटर रिटर्न करता है विच इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रेटर देन एक्स है। तो लाइक मैं ये ऐसे दिखा देता हूँ आपको, वेक्टर इंट वी एन। हाँ, हम्म,
ओ शिट, या सो देखो, मेरे को एक सॉर्टेड वेक्टर दे रखा है। एक चीज इसमें याद रखो, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों में वेक्टर जो है मेरा वो हमेशा एक सॉर्टेड होगा। ठीक है, सिंस ये इंटरनली बाइनरी सर्च का यूज कर रहा है, बाइनरी सर्च हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज वेक्टर जो है वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो सिंस ये बाइनरी सर्च का यूज कर रहा है तो इसकी भी कम्प्लेक्सिटी लॉग एन होगी, एंड अपर बाउंड की भी जो कम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन होगी, मैंने लिख रखा होगा कहीं पे। दोनों की जो कम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन होगी। अब ये करता क्या है, जो मेरा ये है लो बाउंड है, वो मुझे देगा फर्स्ट एलिमेंट विच इज ग्रे, वो मुझे एक आइट्रेटर रिटर्न करेगा, है ना। लोअर बाउंड मुझे एक आइट्रेटर रिटर्न करेगा ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो मेरा एक्स है वो 4 है। ठीक है, तो दिस लोअर बाउंड विल रिटर्न मी एन आइट्रेटर pointing to the first element which is greater than or equals to x। ठीक है, ये equals to x यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये मुझे आइट्रेटर रिटर्न करेगा फर्स्ट एलिमेंट इन दिस एरे विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। तो 4 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो 4 है इस एरे में, तो दिस विल रिटर्न मी एन आइट्रेटर पॉइंटिंग टू 4, है ना। तो यहाँ पे आप देख लो वो आइट्रेटर मेरा 4 ही प्रिंट कर रहा है। बट लेट्स से यहाँ पे आई की एक्स की वैल्यू 6 होती, तो फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 जो है वो तो 7 है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं यही चलाऊंगा सेम चीज, तो ये मुझे 7 रिटर्न करेगा, राइट। अब इससे जो है मैं अपना इंडेक्स भी निकाल सकता हूँ, है ना, कि भाई ये फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स का इंडेक्स क्या है इन दिस वेक्टर। तो लाइक मैं बोल रही हूँ इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई टी माइनस वी डॉट बिगिन, है ना। तो यहाँ पे देख लो जैसे कि ये देखो 7 रिटर्न कर रहा था, सिंस 7 इज द फर्स्ट वैल्यू विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, राइट। तो उसका इंडेक्स क्या होगा, मैं बस उसमें वी डॉट बिगिन, सिंस ये आइट्रेटर है तो उसमें से अगर मैं वी डॉट बिगिन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये इंडेक्स ही आ जाएगा ना मेरा। तो ये 7 जो आइट्रेटर है उसमें से मैंने वी डॉट बिगिन सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा इंडेक्स आ गया ऑफ 7। ठीक है, सिमिलरली यहीं पर ही मैं आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड समझा देता हूँ। हम्म, या सो देख लो, अगर 6 है, ये लो अपर बाउंड जो है इट विल रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स। तो ये जो है ये इक्वल्स टू की बात नहीं देखेगा अपर बाउंड मेरा। तो अगर x इज इक्वल टू 6 है देन तो दोनों लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड सिमिलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बट x की वैल्यू जो है वो 4 होती है लेट से। तो फिर जो एक सेकेंड, हाँ, तो जो मेरा ये है लोअर बाउंड है ये बोलता कि यार इस वेक्टर एरे में फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 जो है वो तो 4 है, तो लोअर बाउंड उसको पकड़ लेता है एंड वो मेरा 4 प्रिंट करता है स्टार आई टी डी रेफरेंस करूँ, एंड इंडेक्स में चाहूँ तो वो मेरा 2 प्रिंट करता। बट अगर मैं अपर बाउंड की बात करूँ तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 ढूंढेगा, है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 ढूंढेगा। तो फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 जो है वो 5 है यहाँ पे।
तो वो 5 की तरफ पॉइंट करेगा एंड उसका इंडेक्स भी 5 वाला ही आएगा, ठीक है, दैट इज सिंस 5 का इंडेक्स 3 है तो 3 ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अपर बाउंड यही है, रिटर्न आइटरेटर टू फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स भी मैं इस वाले फंक्शन से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे लाइक 4 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक सेकेंड, क्या गलती हो रही है इसमें। पता नहीं वो क्या एरर आ रहा था रैंडमली। या अगर मुझे 4 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, सिंस अपर बाउंड जो है वो पॉइंट करेगा टू द फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन एक्स दैट इज 5 को, एंड लोअर बाउंड जो है वो पॉइंट करेगा टू द फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स अगर 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी फर्स्ट एलिमेंट को। तो फिर उन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो वो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 जैसे है, तो सिंस अपर बाउंड जो 5 को पॉइंट कर रहा था एंड लोअर बाउंड जो 4 को पॉइंट कर रहा था, तो 5 और इनका इंडेक्स जो है वो हो जाएगा मेरा 3 - 2, तो 3 - 2 मेरा 1 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं 5 की जगह 4 लिख देता तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स जो है वो 2 आ जाएगी, सिंस यहाँ पे देखो जो लोअर बाउंड है वो मेरा इसको पॉइंट करेगा, अपर बाउंड जो है वो इसको पॉइंट करेगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा 2 आ जाएगा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 जो है वो मेरी 2 आ जाएगी। एंड फिर आगे का तो स्टैंडर्ड सा है, रिवर्स है सबसे पहले। रिवर्स में मैं एक स्टार्टिंग आइटरेटर डालता हूँ एंड एंडिंग आइटरेटर डालता हूँ एंड वो उस रेंज को रिवर्स कर देता है ना। अगर मुझे रिवर्स सबेरे करना हो फ्रॉम एल टू आर तो मैं एल का इंडेक्स डालूंगा एंड आर +1 का आइटरेटर डालूंगा, जैसे मैंने पहले आपको शॉर्ट में भी बताया था उसी तरीके से। फिर असाइन की बात होती है, वी डॉट असाइन। असाइन जो है वो वेक्टर में बस वैल्यूज असाइन कर देता है ना। जैसे कि मेरे पास अगर ये वेक्टर है तो बिफोर यूजिंग असाइन इट वाज लाइक दिस। आफ्टर यूजिंग असाइन इसमें ये असाइन कर दिया कि इसकी 5 साइज होना चाहिए एंड 7 से ये भरा हुआ होना चाहिए, तो ये ऐसा सा हो जाएगा, है ना। एंड फिर एक्यूमुलेट जो है ये सम कैलकुलेट करेगा, है ना, सम फ्रॉम आइटरेटर जहां से बिगिन हो रहा है टिल जहां पे एंड हो रहा है उससे एक पहले का, ठीक है। इसकी भी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है। एंड ठीक है, मिन एलिमेंट जो है दिस विल रिटर्न एन आइटरेटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मिन एलिमेंट, एंड मैक्स एलिमेंट जो है दिस विल रिटर्न एन आइटरेटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैक्स एलिमेंट। फिर इसके बाद एक लास्ट थिंग फॉर द डे, ये सारे जो है ये सब आप होमवर्क प्रॉब्लम्स में देख लेना, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से ग्रुप पे ही। एंड ये एक प्रॉब्लम है, ये देख लेते हैं लास्ट, फिर क्लास खत्म है आज की। इसमें मुझे बोल रखा है कि यू आर गिवन द अराइवल एंड लीविंग टाइम्स ऑफ n कस्टमर्स इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। तो वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द रेस्टोरेंट एट एनी टाइम, ठीक है। ये आप पढ़ लो 2 मिनट, फिर इसको सॉल्व करते हैं।
आई होप समझ तो आ गया होगा ये प्रॉब्लम। सो इसमें बस ये था कि एन कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास, उनके आपको अराइवल एंड लीविंग टाइम्स दे रखा है। तो हमें एट एनी गिवन टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं इन दैट रेस्टोरेंट ये निकालना है। ठीक है। तो इस पे मैंने जैसे बोला था कि जब भी अराइवल एंड लीविंग टाइम्स हो तो इसमें हमारा एक बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है वेक्टर ऑफ पेयर्स। तो हम इसी को ही यूज करेंगे। है ना। तो उसको यूज करके हमने इनपुट ले लिया। अब हमें निकालना है कि एट एनी गिवन टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टाइम चार्ट सा बना लेते हैं अगर, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइम पे कितने कस्टमर्स थे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है 2 पे एक कस्टमर की एंट्री हुई। ठीक है। तो वो जो बंदा है, पहले यहाँ पे सारा जीरो कर देता हूँ। 2 पे एंट्री हुई तो वो बंदा यहाँ पे 1 हो गया एंड वो 4 पे लीव कर रहा है। ठीक है। तो फिर या वो 4 पे लीव कर रहा है तो फिर 1 1 तो ये कस्टमर जो वो इतने टाइम में कंट्रीब्यूट करे, इसके बाद कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। फिर 3 to 9 एक बंदा बैठा हुआ है तो वो 3 पे आएगा। तो ये 3 जो है वो 2 हो गया। इन सब में हमने 1 1 ऐड कर दिया टिल 9। ठीक है। फिर 5 से 8 एक बंदा बैठा हुआ है तो 5 पे भी मैंने वो ऐड कर दिया 1 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर मैक्सिमम कस्टमर जो है वो 2 ही है। ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि इसी का ही ना यूज करेंगे इस तरीके से। मैं बोल दूंगा कि वी डैश में जब भी कोई कस्टमर आ रहा है, ठीक है, उस टाइम पे मैं उस कस्टमर का अराइवल टाइम पुश कर देना दैट इज आई विथ वैल्यू 1। ठीक है। एंड जब भी वो लीव कर रहा है मैं उस कस्टमर का लीविंग टाइम पुश कर रहा हूँ विद दिस वैल्यू -1। ठीक है। एंड फिर मैं इसको सॉर्ट कर दे रहा हूँ। अब आपको समझ आएगा ये एक्चुअली करेगा क्या। वंस ये हो गया तो फिर ये देखो, या मेरे पास पहले जो है वो ऐसा सा था, आफ्टर सॉर्टिंग ऐसा सा हो गया। तो अब जो है ना इसका मैं काइंड ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स का मैं प्रीफिक्स सम बनाऊं तो वो जो है मेरा कह सकता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो दे देगा। है ना। जैसे कि मैंने बोला कि एट गिवन, मैंने इसका प्रीफिक्स सम बनाया। ठीक है। तो 2 टाइम पर ये 1 होगा। ठीक है। फिर 3 टाइम पर ये 2 होगा। ठीक है। फिर 4 टाइम पर ये -1 एक हो गया। ठीक है। तो ये 1 हो गया। ठीक है। फिर 5 टाइम पर ये 1 हो गया तो वो ऐड हो गया एक 2। फिर 8 टाइम पर -1 होगा तो 8 पे ये सब्ट्रैक्ट हो गया 1 एंड 9 पे ये 0 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा एरर था। यहाँ पे 8 जो है उसको हम कंसिडर नहीं करते।
ठीक है, तो ये ऐसा से बन रहा है, तो ये हमें इन टाइम फ्रेम्स में पता लग गया। अब बस मैं इनमें से मैक्स वाला जिसकी भी सेकंड एलिमेंट मैक्स होगा उसको मैं उठा लूंगा, तो वही मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो वही मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है यहाँ पे, ये आप देख लो कि सबसे पहले मैंने इनपुट लिया, है ना, इनको ऐसे पुश बैक कर दिया इस वेक्टर ऑफ पेयर्स के अंदर। देन इस वेक्टर ऑफ पेयर्स को मैंने सॉर्ट कर दिया एंड एक वेरिएबल रख दिया मैक्स कस्टमर्स की, वही मैक्सिमम कस्टमर्स कितने हैं, एंड करंट देख दिया जो करंट प्रीफिक्स हमको ट्रैक कर रहा है ना, कि 1 है 2 है 1 है 2 है 1 है 1 है 0 है, इस तरीके से। तो जब भी मैं कर पे हमेशा वीपी आई डॉट सेकेंड दैट इज जो कस्टमर है उसको ऐड कर दे रहा हूँ, एंड देन मैक्स कस्ट में मैं वो उसका मैक्स ले रहा हूँ, एंड देन मैं फाइनली मैक्स कस्टमर प्रिंट कर दे रहा हूँ, एंड दैट्स इट। बाकी सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए हैं, आप देख लेना यहाँ पे। इसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ लेना। एनी अदर डाउट? ठीक है, ओके, फिर आज के लिए इतना ही। अगली क्लास पे हम देखते हैं। ओके, यू ऑल कैन लीव द मीटिंग। अच्छा, बिफोर लिविंग देयर इज वन मैसेज। सभी लोग अपने इस सेशंस के बारे में अपने क्लासमेट्स को, अपने बैचमेट्स को ये चीज़ शेयर करो। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये भी शेयर करना, सभी लोग इसको ज्वाइन करें, ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। बस इतना सा मुझे बोलना था। यू ऑल कैन लीव। रिकॉर्डिंग एंड कर दूं? हाँ हाँ, कर दे कर दे। हाँ हाँ, आर्यंस को भी बोलता हूँ।